मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गैस, डीजल और पेट्रोल की, जिनके दामों में आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। और ये बातें मैं नहीं, ये खुद सरकार मान रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो पिछले 7 साल में, एनडीए सरकार है, पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, दोगुनी। और पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है, और यह खेल मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि एक्साइज ड्यूटी वो केंद्र सरकार लगाती है और वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। आज की तारीख में जो आप और मैं पेट्रोल खरीदते हैं, लगभग 100 रुपए हो चुका है, उसमें से 60 रुपए सीधे सरकारी खजानों में जाते हैं। खजानों, केंद्र और राज्य सरकार की तिजोरी में ये पैसे चले जाते हैं। 100 में से 60 रुपए, डीजल में 100 में से 54 रुपए। पिछले 7 सालों में ये जो कर लगते हैं, इनमें 459% बढ़ोतरी हुई है। 459 फॉर 59% इंक्रीज। 1 मार्च 2014 को गैस के सिलेंडर की कीमत थी 410 रुपए 50 पैसे। आज इसकी कीमत हो गई है 819 रुपए। 225 रुपए की बढ़ोतरी पिछले 3 महीने में हो चुकी है। जो 594 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में बिका करता था, वो 819 रुपए हो चुका है। और सिर्फ जीडीपी की बात नहीं है, गैस, डीजल, पेट्रोल की बात नहीं है, थोड़ी बात केरोसिन तेल की बात कर लेते हैं। मिट्टी का तेल, गरीब इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके जरिए जो गरीबों को यह केरोसिन तेल मुहैया कराया जाता है, मार्च 2014 में, आज से 7 साल पहले, 14 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर इसकी कीमत थी। मोटा मोटा 15 रुपए मान लो। आज की तारीख में इसकी कीमत है 35 रुपए 35 पैसे। 35 रुपए 35 पैसे, 14 रुपए 96 पैसे से बढ़कर। और इसमें सरकार, आपकी मेरी सरकारें, आपकी और मेरी जेब पर जो डाका डाल रही हैं, उससे इनको पैसा कितना मिल रहा है? 459% तो टैक्स बढ़ गए। और यह बाकायदा सदन के पटल पर धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है। यह मैं कहीं से किसी रिसर्च एजेंसी के आंकड़े आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, यह धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया है। उसका भी जिक्र करूंगा आगे मैं, लेकिन क्या बताया यह बता दूं। 2013 में, क्योंकि मार्च से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी 2014 की, तो 2013 के आंकड़े आपको बता रहा हूं। 52,537 करोड़ रुपए सरकार ने तेल पर टैक्स लगाकर अर्जित किए थे। 52,537 करोड़। और पिछले साल यह बढ़कर 2,13,000 करोड़ हो गया। 52,000 से 2,13,000। और इस साल कोरोना काल में, जब लगातार तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, उसकी वानगी भी थोड़ी आपको बताने वाला हूं, 2,94,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन में आ चुके हैं। लगभग 3 लाख करोड़ 11 महीने में। और यह क्यों हुआ है, यह मैं बता चुका हूं। आप जानते हैं कहां कहां पर शतक लगा लिया पेट्रोल ने, डीजल भी 90 के पार है। मोटी बात बताता हूं, इस साल पेट्रोल 7 रुपए 42 पैसे महंगा हो चुका है, 7.5 रुपए। 10 महीनों में पेट्रोल के दाम 20 रुपए बढ़ चुके हैं। डीजल नए साल से अब तक 8 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 10 महीने में 20 रुपए बढ़ चुके हैं दाम डीजल के। और बीच में तो 12-13 दिन, 14 दिन लगातार बढ़ते जा रहे थे। बलि का बकरा हम बन रहे थे। और थोड़ा सवाल जब लगातार उठने लगे, तो कल कच्चे तेल की कीमतों ने 70 का आंकड़ा भी छुआ, फिर 68 पर आ गए। $70 प्रति बैरल
कीमतें कल चली गई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में अब इजाफा नहीं हुआ। तर्क ये लगातार दिया जा रहा है 2014 से अब बाजार के हवाले है, बाजार तय करता है, लेकिन चुनाव आ जाएंगे तो बाजार तय नहीं करता है। तब यकायक ब्रेक लग जाएंगे और बाद में अंधाधुंध बेलगाम घोड़े की तरह इनकी कीमतें सरपट दौड़ती हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव है तो थोड़ा थमा है, थोड़ा सा लगातार इस सवाल को उठाया जा रहा है तो थम गए, जबकि दाम भी बड़े हैं। तो ये भी एक हकीकत है, ये अपने आप में कड़वी हकीकत है। अब सरकार क्या कह रही है? जब दबाव बनता है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हां, हमें बात करनी चाहिए, सरकार और राज्य सरकारें मिलें और टैक्स में कटौती के बारे में एक आम सहमति बनाई जाए। शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर, साफ कह चुके हैं तेल की कीमतों में ऐसे ही आग लगती रही तो महंगाई डायन भी मुंह बाय खड़ी है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई भी अब पीछे नहीं है। महंगाई के कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश कर दूं। सरसों का तेल लॉकडाउन में 95 रुपए प्रति लीटर था, आज की तारीख में 150 रुपए बिक रहा है। अगर मैं प्याज की बात करूं 20-25 रुपए था, 70 के दाम भी छुए, अब 50-60 पर है। दालें 100 का आंकड़ा, वो भी सेंचुरी लगाती दिख रही हैं। अरहर 120 रुपए, उड़द 120 रुपए, मूंग 110 रुपए, चना और मसूर ये 85-90 रुपए, ये भी 100 रुपए जाने के कगार पर खड़ी हैं। तो शक्तिकांत दास जिस बारे में बात कर रहे थे वो बिल्कुल जायज है। जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता पेट्रोल और डीजल को? 60% पेट्रोल पर, 54% डीजल पर और 28% लगेगा मैक्सिमम टैक्स जीएसटी में। तो आज जवाब दिया, लिखित सवाल था, तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देखिए, इस बाबत केंद्र सरकार के पास जीएसटी काउंसिल से कोई सिफारिश नहीं आई है। तो सिफारिश कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है? एनडीए का ही बहुमत है ना। तो आप कहिए ये कि जी मेघालय में 7 रुपए 40 पैसे घटा दिए पेट्रोल के दाम, 7 रुपए 10 पैसे डीजल पर टैक्स कम कर दिया, 5 रुपए कम कर दिया गया असम में, क्योंकि चुनावी मौसम है तो यह किया भी जा सकता है। लेकिन यहां पर कि जी जीएसटी काउंसिल बताए तो हम इस पर गौर कर सकते हैं। बहुमत आपका है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और कल से लोकसभा राज्यसभा का सत्र शुरू हो गया है और 2 दिन से लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। कीमतों में जो आग लगी हुई है, जो महंगाई बढ़ने की आशंका है। और सदन में दरअसल क्या हो रहा है उसकी एक दिलचस्प वानगी आपको दिखा रहा हूं। आज सुबह लोकसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो किस तरह से बातचीत हो रही थी वो देखिए। सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका अधिकार समान होते हैं, बराबर होते हैं। सर, अंदर में एक डिजिटल भेदभाव चलता है, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन। सत्ता पक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ करे, सब टीवी में आते हैं। विपक्ष की बात टीवी में नहीं आते, यह विपक्ष के ऊपर पाबंदी लगाए जाते हैं। तो ये हमारे सब सदन में जो है, सब ये सदन की स्टेक होल्डर है, ये सदन की स्टेक होल्डर है। हम जो भी करते हैं पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। विपक्ष के लिए ब्लैकआउट ये बंद होना चाहिए। ये डिजिटल भेदभाव है, ये नहीं करना चाहिए। सर ये आपको मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कैमरा सबके ऊपर फोकस करे। क्या आप कैमरा सब पे माननीय कांग्रेस दल के नेता, क्या माननीय आप शोर दिखाना चाहते हो देश की जनता को, या हंगामा दिखाना चाहते हो, शक्तियां दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना आप लोग भी थे, कभी नहीं दिखाते हैं। हमारे कोई प्रदर्शन नहीं दिखाते, सदन से कोई प्रदर्शन हमारे नहीं दिखाते। सत्ता से सरकार के लिए, पार्लियामेंट से सरकार के लिए नहीं। ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है किसी के मुद्दे। तो ये जी हाँ, ये लाइव टेलीकास्ट है कि वाजपेयी पूछ रहे थे मुझसे। ये सुबह 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो यहां पर देखिए कि देश में परेशानी है या चिंता का विषय बनता जा रहा है। जीडीपी में जो आग लगी हुई है, गैस डीजल पेट्रोल में महंगाई बढ़ने की जो आशंका है, उस पर जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, वहां पर
एक जगह डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लग रहे हैं कि हमारी बात नहीं दिखाई जा रही। सदन के स्पीकर कह रहे हैं क्या हंगामा दिखाएं। हंगामा सड़क पर हो वो दिखता है, सदन में चर्चा हमारे ही तो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं, तो हमारे से जुड़े सरोकार, उनकी गूंज संसद में भी सुनाई देनी चाहिए कि नहीं सुनाई देनी चाहिए, इस पर तो मैं बात करूंगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल, तेल के दाम में लगी आग, महंगाई डायन और सताएगी, और जीएसटी के दायरे में कब आएंगे पेट्रोल और डीजल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, बीजेपी के ही अहम घटक, उनके सहयोगी एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, अर्थव्यवस्था को समझती हैं, सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भदौरिया, और वरिष्ठ पत्रकार, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और मैं राजनीतिक चर्चा शुरू करूं, आज राजनीतिक चर्चा करूंगा मैं। लेकिन सिद्धार्थ, आज जो ये मैंने पूरे आंकड़े बताए, 7 सालों में एलपीजी के दाम दोगुने, 459% टैक्स में बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल पर, सरकार खुद मान रही है 52,000 करोड़ से 2,94,000 करोड़, और ये तो 11 महीने का आंकड़ा आ रहा है। लेकिन तेल के दाम घटाने की बात आए तो सदन में हंगामा होता है, स्थगन हो जाता है, लेकिन ढाक के वही 3 पात रहते हैं। ये अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमी और ये इकोनॉमिक्स आपको समझ में आती है क्या? देखिए, ये इकोनॉमिक्स वैसे देखा जाए जो प्राइसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए समझ नहीं आती है, क्योंकि आप जो संदीप कह रहे हैं कि तेल के दाम, मैं थोड़ा आपकी बात में संशोधन करूंगा, तेल के दाम नहीं है, ये टैक्स की दरें हैं जो एक प्रकार से आम आदमी पे बोझ बन चुकी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बोझ बन चुकी हैं। जैसे पहले भी चर्चा हुई है, सरकार केंद्र पे और स्टेट्स में दोनों जो कोविड के समय पे नुकसान हुआ राजस्व में उसको पूरा कर रही हैं। बट एक खतरा है, अप्रैल एंड तक कई लोगों का अनुमान है $70 पर बैरल, और सितंबर तक के लिए अनुमान, जो लेटेस्ट अनुमान आपको बता रहा हूं, $80 पर बैरल। 70 तो कल छू गया था, दाम छू गया था, फिर 68 पर आया। हाँ, और छूट गया, यानी अप्रैल तक 70 में स्टेबलाइज होने का ऐसा एक अनुमान है, और सितंबर तक 80। और आप जान रहे हैं कि अभी वैश्विक स्तर पे सऊदी अरेबिया, रशिया और 2-3 छोटे प्रोड्यूसर जो ओपेक कंट्रीज हैं, इनकी अगली मीटिंग 1 अप्रैल को शायद हमारे लिए देश में तेल के दाम नए वित्तीय वर्ष में कैसे होंगे, इस पर बहुत बड़ा एक उसका असर आने वाला है। टैक्स की दर कम होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि 1 अप्रैल तक सरकार और इस पे गौर करे, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में अगर थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन की जाएगी तभी लोगों को कुछ नहीं, उसके लिए कोई ये नए वर्ष और ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं या पंडित जी से मुहूर्त निकलवा हो, जब भी स्ट्रक्चर बदलना हो वो बदले जा सकते हैं, ये आप जानते हैं मुझसे बेहतर सिद्धार्थ। हाँ बिल्कुल, और इसमें क्योंकि जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था में ये नहीं है, ये स्टेट्स का अपना निर्णय है और केंद्र का अपना निर्णय है, तो करने को तो ये 5-10 मिनट की बात है कुल मिला के। संदीप, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और हमने, देखिए सिद्धार्थ, आपको ध्यान होगा 2 महीने पहले भी इस पर हम चर्चा कर रहे थे, तब भी ये सवाल उठाया था कि अब जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो खुल रही है तो मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, दाम बढ़ेंगे कच्चे तेल की कीमतों के। ये सरकार थोड़ा अनभिज्ञ हो सकती है। आप जैसे, मेरे जैसे, हम तो एक छोटे मोटे पत्रकार हैं, जब हम ये बात समझ सकते हैं तो इतने बड़े बड़े महारथी और दिग्गज बैठे हुए हैं सरकार की पॉलिसीज बनाने के लिए, उनको भी तो ये समझ में आना चाहिए था कि दाम अभी बढ़ेंगे, घटने वाले नहीं है। बिल्कुल, और ये एक समस्या बनी रहेगी। मैं मानता हूं कि इस सत्र में नहीं, अगले सत्र तक भी ये समस्या रहेगी। कारण ये है कि इसको आज की डेट में राजस्व के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स माना जा रहा है। एक ही छोटी सी बात कहूंगा संदीप, जिससे मुझे थोड़ी सी आशा, आपसे पिछली बारी बात की और तब से एक जो आशा बंधी है कि संभवतः तेल के दाम की टैक्स दरों को कम करने का अब शायद सीरियसली निर्णय
बन सकता है। कारण यह है कि जीएसटी कलेक्शंस अभी बढ़ रही हैं और अभी जो अनुमान है कि जो लेटेस्ट जीएसटी कलेक्शन आएगी उसमें यह माना जा रहा है कि 1,30,000 करोड़ से ज्यादा आने की संभावना है और उसके कारण मुझे लगता है कि तेल के दर पे थोड़ी रियायत की संभावना और माहौल बन सकता है। ये मेरा अनुमान है। पर इसमें एक चीज आलोक वत्स, मुझे ये समझाइए, तेल के दाम तो बढ़े, कल बढ़े। आखिरी बार जो हमने 10 दिन पहले 12 दिन पहले चर्चा की थी तेल की कीमतों पर, तब तो $63 पर बैरल थी कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब वो $68 है तो दाम तो और बढ़ने चाहिए थे, पर अब चुनावी मौसम आ गया तो ब्रेक लग जाते हैं। राज्य सरकारें घटाने के लिए भी तैयार हो जाती हैं टैक्सेस को, तो चुनावी हार जीत के लिए थोड़ा राहत दे देंगे, बाकी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेंगे, दाम और कहा जाएगा जी बाजार के हवाले है। ये सुमित जी ऐसी बात नहीं है। हमारे वित्त मंत्री ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से तेल के दामों में कटौती होगी। कब आ जाएगा, कौन लेकर आएगा जीएसटी के दायरे में आलोक वत्स? अभी हम उस पर चर्चा हो रही है, आगे कुछ दिनों में उसको हम जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ले आएंगे। अनुराग, इसकी बात तो चालू हो गई है। अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं, आज सदन में लिखित सवाल पर जवाब दिया, नहीं जीएसटी काउंसिल से सिफारिश नहीं आई है। तो सिफारिश कौन करेगा, बहुमत किसका है जीएसटी काउंसिल में? आलोक वत्स, ये बात सही है, लेकिन इसके पूर्व वित्त मंत्री ने स्वयं कहा था कि हम इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है वहां पर इस तरीके की बात उठे और वहां से फिर ये जीएसटी के दायरे में आए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक थोड़ा और दर्द सहन कर लेते हैं, और तब तक थोड़ा और दर्द सहन कर लेते हैं। नहीं, और रही बात जिन राज्यों में चुनाव है वो सारे बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, और अन्य दलों का भी वहां पर शासन है। नहीं, राज्य सरकारें तो वैट लगाती है ना, एक्साइज कौन लगाता है? और एक्साइज जुट जाता है कीमत पर, बेस प्राइस पर, उसके बाद उस पर वैट लगता है। वैट एड वैलोरम टैक्स है। आलोक वत्स, आप समझते हैं इस बात को? सरकार एक्साइज कम कर देगी तो अपने आप कीमतें कम हो जाएंगी। जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स सेंटर का लगता है उसके अलावा स्टेट के भी टैक्सेस लगते हैं। अच्छा, स्टेट सारे काम करे, केंद्र कुछ नहीं करेगा? केंद्र करेगा, केंद्र कटिबद्ध है जीएसटी दायरे में लाने के लिए, केंद्र ही पहल कर रहा है। लेकिन आप देखें जो कोविड के समय जितना लॉसेज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को और जिस तरीके की अभूतपूर्व सुविधाएं हमने कोविड में लोगों को दी, आलोक वत्स, जब आप कहते हैं ना, देखिए सरकार को कितना नुकसान हुआ। एक मिनट आलोक भाई सुनिए तो मेरी बात सुनिए। अभी हमारे मित्र ने कहा कि जीएसटी का दायरा बढ़ रहा है कलेक्शन का, तो हमें उम्मीद है कि अगर जीएसटी का दायरा बढ़ेगा तो एक मिनट होगी। आपने बड़ी अहम बात कह दी आलोक वत्स। आप कह रहे हैं सरकार को नुकसान हो गया। आप सरकार चला रहे हैं, देश के नुमाइंदे हैं ना, प्रतिनिधि हैं। आप सरकार चला रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं? जी हमें नुकसान हो गया। सरकार पैसा कमाने के लिए आई है, टैक्स हम देते हैं, हमने आपको चुना है, आप फायदा कमाने के लिए बैठे हैं वहां पर। मतलब ये भाषा से मुझे आपत्ति है, सरकार को नुकसान हो गया। आप सरकार के नुकसान से मेरा अभिप्राय कॉर्पोरेट बिजनेस के तौर पे नहीं था। हमें पैसे चाहिए चीजों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उसमें हमारे पास पैसे की कमी आ गई। मेरा मतलब नुकसान से तो वो था, ना कि कोई प्रॉफिट। ये गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए 50 पैसे था 1 मार्च 2014 को, आज 819 रुपए हो जाएगा। आप 350 रुपए लेकर आने वाले थे इसकी कीमत। और इनको तो छोड़िए, पेट्रोल डीजल की तो मैंने बहुत चर्चा की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को जो केरोसिन, मिट्टी का तेल मुहैया कराया जाता है, वो 14 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 35 रुपए 35 पैसे हो गया। आपका कहना सही है, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इजाफा हुआ है प्राइसेस में, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि बहुत सा कोविड का लॉस, जो कोविड का नुकसान जो हमें भरपाई करनी पड़ी, उसमें एक सबसे अहम स्रोत पैसे का पेट्रोल, डीजल और केरोसिन है। उसके तहत हमने उसको कवर किया। आज पूरे देश को आप टीका जिस
दर पे लग रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से उसमें मूल अभूतपूर्व सुविधाएं दी गई है कोविड के प्रोटेक्शन में। तो ये सब पैसे जनरेट करने के लिए कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए ही, उसके तहत हमने पैसे की उगाही की है और कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर। सुप्रिया, असाधारण वक्त है, संकट काल था, संक्रमण काल था, सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। अब वैक्सीनेशन में मुफ्त में टीके भी लगवा रही है सरकार, तो पैसा तो कहीं से न कहीं से अर्जित करेगी। तो आम आदमी की गर्दन ही रेती जाएगी, चाहे नाक इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। भाजपा का मूल मंत्र यही है, आम आदमी की गर्दन रेतो और अपनी वाहवाही करो। मैं 2-3 चीजें मुख्यतः बोलना चाहती हूं और उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। पहली चीज, वित्त मंत्री कहती है दिस इज अ वेरी वेक्सेशियस इशू और ये कंपनीज का डिसीजन होगा। उन कंपनीज को तो आप धड़ल्ले से बेच रहे हैं, वो उनका डिसीजन होना चाहिए या सरकार का डिसीजन होना चाहिए? मेजॉरिटी शेयर होल्डर सरकार है। हाँ, बीपीसीएल को बेच रही है सरकार। करेगा। अगर ये बात सच है तो जब $20 पे आके कच्चा तेल गिरता है, जब कच्चा तेल $20 पर आकर गिरता है, तब बाजार क्यों नहीं डिसाइड करता है, तब दाम क्यों नहीं कम होते हैं? क्योंकि आपको तब हविश है एक्साइज बढ़ाने की। ये कोविड की समस्या नहीं है, 2014 से आपने 12 बार एक्साइज बढ़ाई है। अनुराग ठाकुर जी कहते हैं जीएसटी में प्रपोजल नहीं आया है। शायद मान्यवर को पता ना हो कि जीएसटी का जो अमेंडमेंट बिल है उसमें क्लॉज 279 बहुत क्लियरली उन्होंने अंकित किया हुआ है पेट्रोलियम को। अनलाइक अल्कोहल एंड रियल एस्टेट, पेट्रोलियम अंकित है, बस दिन डिसाइड करना है। तो चर्चा तो आपको शुरू करनी है, उसमें अंकित है। दूसरे के साथ ठीकरा मत फोड़िए। जब किसान बिल लाना होता है, जब तमाम ऑर्डिनेंस लाने होते हैं, तब आप वेट करते हैं कि स्टेट्स आपको रेफर करें। स्टेट से बातचीत तक तो करते नहीं हैं आप, इसमें आप स्टेट्स का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ा बात है डीरेगुलेशन पर जो इस देश में झूठ बोला जा रहा है। डीरेगुलेशन का मतलब है जब दाम बढ़ेंगे तो आप ज्यादा दीजिएगा, लेकिन जब घटेंगे तो आपको राहत मिलेगी। जब घटे तो आप और हमारे सर पर ठीकरा फोड़ दिया गया एडिशनल एक्साइज का, हमें कम दाम नहीं देने पड़े। गैस का प्राइस अब आप ले लीजिए, बहुत बड़ा झूठ बोलती है सरकार कि सब्सिडी। अरे भाई, जब कंट्रोल्ड और मार्केट प्राइस गैस का 1 हो चुका है तो 1 नए पैसे की सब्सिडी गरीब आदमी को नहीं मिल रही है गैस पर आज की तारीख में। जो उज्ज्वला का नाम लेते हुए नहीं थकते थे, उनसे पूछिए कि क्यों 10 से 14 करोड़ सिलेंडर रिफिल नहीं हो रहे उज्ज्वला कनेक्शन के अंतर्गत। और मैं सबसे बड़ी बात यह कहती हूं, राजस्व की कमी इस समय राज्यों के पास है, क्योंकि एक्साइज का जो मेन पोर्शन स्पेशल और एडिशनल है वो सरकार ने बढ़ाकर अपने पास रखा हुआ है। जीएसटी का पैसा बकाया, उसके बाद भी राज्यों ने, राजस्थान ने 2% वैट कम किया, 1000 करोड़ की चपत ली। केंद्र सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या इंतजार हो रहा है केंद्र सरकार में, ये मैं जानना चाहती हूं। क्योंकि कच्चा तेल हमारे जमाने से आधा है और डबल पे कर रहे हैं देश की जनता। अब आपने ऐसा क्यों है? पूरा इकोनॉमिक्स तो समझा दी सुप्रिया, इसका जवाब इकोनॉमिक्स तो समझा दी। अब मैं आपसे भी पूछ लूं, और मैंने जो ये आज लोकसभा में 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई, वहां पर आपके नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी कहते हैं डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि जी हमारी बात नहीं दिखाई जा रही। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नहीं, क्या हंगामे की तस्वीरें दिखाएं। पर 2012, 13, 2011 को भी जोड़ लीजिए, जब तेल की कीमतों में आग लगी हुई थी, तब सड़क, संसद ही नहीं सड़क से संसद तक संग्राम होता था। बीजेपी उसे बड़ा मुद्दा बनाती थी। आप यहां बस इकोनॉमिक्स ही समझाएंगी, ये मुद्दा विपक्ष है कहां इस मुद्दे को उठाने के लिए? आप इस मुद्दे को उठा रही है क्या? विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा है क्या? यह भी एक कड़वी हकीकत है क्या? बीजेपी या सरकार जो करना चाह रही है वो कर रही है क्योंकि विपक्ष हाशिए पर है, गौण है, अपने ही अंतर विरोधों में फंसा हुआ है। नहीं, इसका जवाब मैं दूंगी और जवाब में तस्वीरें दिखाकर दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये बोल दूं कि लोकतंत्र में, जरा भैया जूम इन करना, लोकतंत्र में जब स्पीकर कहता है कि हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हंगामा दिखाएंगे, विपक्ष को दिखाना हंगामा दिखाना होता है, ये कौन सा लोकतंत्र स्पीकर साहब चला रहे हैं? इसका जवाब वो दें आप, क्योंकि ये सवाल पहले पूछ चुके हैं। जरा जूम इन करना, ये तस्वीरें हैं, हम लोगों ने जंतर मंतर पर हम लोगों ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का घेराव किया। अगर आप देखिए, हम लोगों ने सिलेंडर सर पे उठाए हुए हैं, हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, हम लोगों को गिरफ्तार किया।
मैं बैरिकेड तक पे चढ़ के प्रदर्शन कर रही थी। कितने टीवी चैनलों ने दिखाया इसको? शायद आपके चैनल ने दिखाया होगा, मुझे तो नहीं पता, बहुत लोगों ने दिखाया इसको। और उल्टे जो लोग कभी महंगाई की बात करते थे, आज वो शो ये करते हैं कि घबराइए मत, आपके पैसे से गवर्नमेंट विकास कर रही है। तो पहले विकास नहीं होता था, पहले सड़कें नहीं बनती थी। आज नया टीकाकरण हो रहा है। इस देश में 40 करोड़ गर्भवती महिलाओं और बच्चों मानेंगी को आप सुप्रिया हर कि साल बीजेपी मुफ्त में टीका विपक्ष लगता है। में जितनी क्या पता नहीं मजबूती है से भाजपा मुद्दे को ये? उठाती थी, कैसी आपको बातें घेरती करते हैं? थी, वो काम आप नहीं कर पा रहे, तो अभेदान देते हैं आप सरकार को विपक्ष होने के नाते। मैं आपको दोबारा से फोटो दिखाऊंगी। हम वो काम कर रहे हैं संदीप जी, हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को एक मजबूत मीडिया की भी जरूरत होती है जो कड़े सवाल पूछे और हमारी बातों को दिखाए। सच तो यह है कि आज मीडिया हमारी बात नहीं दिखा रहा है। इतने बड़े धरना प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, हम लोग को डंडे पड़े, मैं खुद वहां पर थी प्रदर्शन में, एक भी मीडिया हाउस ने इसको नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया गया ये सवाल तो आज मीडिया को भी पूछना पड़ेगा। क्यों वो टीवी एंकर आज खड़े होकर इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में तो पहले भी सहयोग देते थे, तब क्यों हाहाकार मचता था? कैसी बातें करते हैं सब लोग। आज विपक्ष की आवाज को बुलंद तो मीडिया ही करेगा ना। हम जब धरना प्रदर्शन मीडिया करते की हैं, जरूरत पड़ गई, दिखाया जाएगा तभी तो आवाज बनेगी ना। एक ही फोटो है, मात्र एक फोटो है, नहीं, मात्र एक फोटो है स्मृति ईरानी जी की सिलेंडर के साथ, उसके अलावा दूसरी फोटो नहीं है। एक फोटो है, लेकिन उसको इतना दिखाया गया कि वो चिन्ह बन गया प्रतिशोध और प्रदर्शन का बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। मात्र एक फोटो है। हमारी कितनी ही फोटो है जो नहीं दिखाई जाती, और ये मैं डंके की चोट से और थोड़े दुख से कहती हूं। एक वाजपेयी, स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब आप कीमतें बढ़ाएं तो वो देश हित में आप हमारी जेब में हाथ डाल रहे हैं। पहले डिजिटल, और पहले अगर तेल के दाम बढ़ाए जाते थे, सत्ता की हेकड़ी है, ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। पहले डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन पे आ गए जरा। हाँ। एक कमेंट कर देता हूं। हाँ करिए ना। जब दिखाते हैं पूरी प्रोसीडिंग्स आती हैं, किसी का भाषण कभी नहीं काटा गया, और देश की जनता ने देखा है कि राहुल गांधी भाषण देने के बाद कैसे आंखें मारा करते हैं, उससे इनका ही नुकसान है। तो हंगामा अगर दिखाया जाएगा तो इन्हीं का नुकसान है। अच्छा। और आज आप कांग्रेस के एडवाइजर बन गए हो। मैं तो नहीं, आप उनको कह रहे हो कि विपक्ष ढी रहा है, विपक्ष प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? उनकी कमजोरी है, उसको उजागर नहीं करेंगे तो उसको हम सुधारेंगे। कमजोरी आपसे कौन कह रहा है? आप यहाँ पर कीमतों को सुधारिए ना, सवाल से क्यों भाग गए? अब मैं आता हूँ। आप देशभक्त हैं, आप देश हित में काम करते हैं। संदीप जी, मैं आ तो गया। शतक मार दे तो हम तालियां बजाएं। कांग्रेस बड़ी भारी तारीफ के पुल बांध रही है। इनके टाइम में क्या था? 2004 में पेट्रोल की कीमत थी 33.71, और जब 14 में ये गए हैं तो उस वक्त कीमत क्या थी? 71 रुपए 41 पैसे। $150 पर बैरल तक कच्चे तेल की कीमत गई। तब ये दाम थे, आज $60 $62 पर हैं आज के दाम, और $20 पर भी गए। कच्चे तेल की कीमतों से जोड़कर देखना होगा। मैं बता, वो भी एक्साइज लेते थे, हम भी एक्साइज ले रहे हैं, लेकिन एक्साइज ले रहे हैं। कितने परसेंट बढ़ाई? कितनी एक्साइज ले रहे इन्होंने हैं? बढ़ाई 112%, और आपने 459। एक सेकंड, हमने बढ़ाई पिछले 4 साल में 13%। अब ये कोरोना काल, एक सेकंड, मैं लोकसभा का बयान सुनवा रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान का। दे रहा हूं मैं, कौन सा वैसे धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन पेट्रोल और डीजल पर 459% का उछाल किया 2 सालों में। 7 2 सालों में। हाँ, टोटल 4 साल में 17% बढ़ाई हमने। हाँ। एनडीए की सरकार ने सिर्फ 17%, सिर्फ 17%। 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, गलत आंकड़े ले आए। एक्साइज अलग है, एक्साइज अलग है। टोटल प्राइस कितनी बढ़ी, उसका जवाब दे रहा हूं। अच्छा। और उसके बाद आइए अब दूसरी बात पे। 35 रुपए पे बेचने वाले थे। कांग्रेस जो है ना, 35 रुपए पर अपने आप को शेरखाना बने। पेट्रोल की प्राइस उन्होंने बढ़ाई है, ये एडमिशन है, रिकॉर्ड है, और हम प्रदर्शन करते थे, ये भी रिकॉर्ड की बात है। हाँ, तो आज जो बढ़े हैं उस पर नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, 91 रुपए के टाइम पे उन्होंने ट्वीट किया था, और सीता के नेपाल में 53 और रावण के श्रीलंका में 51 रुपए।
वो भी तेल, उनके तेल के भंडार हैं क्या? ये ना अच्छा, उस पे नहीं जाना। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं बीजेपी में, वो सबको मालूम है। और अच्छा। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, या सलमान खुर्शीद Not to क्या be कहते taken हैं, seriously। वो इंडिविजुअली तो अच्छा, मत लीजिए आप। अच्छा। आप आइए दूसरी बात पे। हाँ। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एडमिट किया क्या? कि हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, जितना मर्जी हम जनता को समझाने की कोशिश करें, लेकिन जवाब तभी होगा जब पेट्रोल की कीमतें घटेंगी। कौन ये उन्होंने घटाएगा? माना। कौन घटाएगा? अब उसके लिए बेस प्राइस 29 रुपए 34 पैसे पेट्रोल का, एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे। ये तो सब रिकॉर्ड की बातें हैं, मान रहे हैं इसको, कौन मना कर रहा है इस बात को? मतलब ये ढिठाई है लेकिन कि ये नहीं मानकर बड़ा एहसान कर रहे हैं आप। नहीं, नो एहसान नहीं। हाँ। एहसान हम अपनी स्थिति क्लियर कर रहे हैं। देखिए, इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिल बैठ हर चीज में। आपको पता है ना, पहले बेस प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी जोड़ दी जाती है, उसके बाद वैट लगता है। कितना वैट लगता है ये तो आपने बता चुके हैं, और कितना एक्साइज वैट भी लगता बता है? चुके हैं। एक्साइज लगता है 32 रुपए 98 पैसे, और वैट है 19 रुपए 92 पैसे। तो अगर देखिए, मैं यही हम ये नहीं कह रहे कि भाई कीमतें ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। अच्छा। लेकिन कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं, इस पे तो हम बात रख सकते हैं अपनी। बार बार हम लोगों ने बात रखी है कि कोई सरकार पैसे लेके अपनी जेब में तो नहीं डाल रही। देखिए, घर का बजट कैसे बनाना है, और स्पेशली जेब में नहीं डाल रहे, स्पेशली तो हमारी जेब से डाका मारते रहे, आम आदमी को क्या मिलेगा? सरकार कैसे चलेगी? उसको राहत कैसे सरकार कैसे चलेगी? ये पहले टैक्सेस कैसे से चलती थी सरकार कैसे चलती थी? सरकारें पहले कैसे उसी चलती का मैंने थी? जवाब दिया, पेट्रोल सबने बढ़ाया। अच्छा। कोई भी सरकार ले लीजिए, वीपी सिंह की सरकार थी, हमारी सरकार थी, हमने ही बढ़ाया। जीएसटी भाई सरकारें, यहां पर आप सुप्रिया देखिए, सिंह कह रही हैं 279, वो एग्जैक्ट क्लॉज का मेंशन करके कि वो तो मेंशन्ड है, जब सरकार करना चाहे कर सकती है जीएसटी उसके में। लिए तो अभी स्टेटमेंट आई कि प्रयास जारी है, हो जाएगा वो, लेकिन उससे कोई समाधान होने इतनी जल्दी नहीं जा रहा है। उससे नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि सरकारों को अगर बजटिंग बनानी है, और खासतौर से ध्यान रखें संदीप जी, कोरोना काल 1 साल का पीरियड तो आप अभी भी चल रहा है। अच्छा, वो उससे पहले तो बहुत घटाए थे आपने। नहीं, ये जो पीरियड है पहले बहुत घटाए थे। पहले 20 लाख करोड़, पहले बदनसीबी और नसीब की 20 लाख बात करोड़ होती का थी। पैकेज तो किसी ने नहीं दिया था। वो पैकेज क्या था? वो लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, आप तो तरलता लोन में ले 20 लाख करोड़ हमने पैकेज दिया। पैकेज किस बात का था? लोन की जाकर लोन ले लो, जेब में कितने पैसे आए किसी के? क्या था बताइए ना मुझे। 1,70,000 करोड़ लोगों की जेब में पैसे डाले हमने। 500 रुपए डाले, 1000 रुपए डाले। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया 6 महीने तक, उसमें 1.5 लाख करोड़ लगा। किसानों को हमने किस्तें दी, उसमें 90,000 वो तो दे रहे हैं, वो तो कोरोना काल से पहले अनाउंस कर दिया। आप हर चीज को जोड़ देते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से आंकड़े पेश करते हैं। बजट कितने का है? कितने का है? 34 लाख करोड़। हाँ, उसमें सब्सिडी कितने की है? कितने की है? 6.5 लाख करोड़। हाँ, तो ये किस तरह से जिगलिंग की जाएगी? कर्जा कितने का देना है? बहुत मुश्किल होती है देश की अर्थव्यवस्था। वेरी डिफिकल्ट, विपक्ष में बैठकर वेरी डिफिकल्ट। देखिए, अगर आपको भी चांस दिया जाए संदीप जी, तो आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। नोटबंदी कर देते हैं, फटाक से फैसला आ जाता है, जीएसटी को लागू कर देते हैं, सीएए लागू हो जाता है, 370 हटा दिया जाता है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये देश हित में ही कर रहे हैं सारी चीजें देश हित में हो रही हैं। और सब कमिटमेंट है, और उसका फायदा हाल फिलहाल नहीं दिख रहा। अनुराग भदौरिया, आने वाले सालों में देश हित में है। ये देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कितनी बेशर्मी है कि जब वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं तो दुहाई दे रहे हैं कि 2004 में 32 रुपए पर लीटर पेट्रोल था और कांग्रेस की सरकार ने बढ़ा के 70 कर दिया। तो हम अगर 100 के पार कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात है? अगर कांग्रेस लूट रही थी और हम अगर महा नहीं लूटा हमने, तो हमारी लानत है हमारी सरकार पे कि कांग्रेस ने अगर 50% लूटा और हम 100% न लूट पाए, तो हमारी किस बात की सरकार है? जनता को जब तक हम बर्बाद नहीं कर देंगे, पूरी तरह से उसको कमजोर नहीं कर देंगे, तब तक तो सरकार किस बात की? फिर कांग्रेस से हम आगे कैसे निकलेंगे? ये कांग्रेस से आगे निकलने की होड़ लगा रहे हैं। बताइए, कमाल की बात कर रहे हैं, बोलते हुए जीभ भी नहीं लड़खड़ा रही है। बोल क्या रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता क्या बोलना है। यही सरकार थी जब सरकार में आने के पहले क्या बोलती थी डीजल पेट्रोल के ऊपर में, कैसे सिलेंडर लेके घुमा करते थे बीच चौराहे पे। आज कहां चले गए? इनके भाषणों से गायब हो गए। आज प्रधानमंत्री से लेकर इनके बीजेपी के नेता चुनावी रैली में डीजल पेट्रोल महंगाई पे चर्चा नहीं करते। वहां भी जाके जाति धर्म की ही राजनीति कर रहे हैं, वहां पे जाके ही क्षेत्र की राजनीति करके डिवाइड एंड रूल वाली बात करना चाहते हैं। भूल गए? अरे शर्म करो थोड़ा।
राम का नाम लेते हो, और राम के ही देश में डीजल पेट्रोल 91 रुपए में है, वहां 51 रुपए में। इसी बात से शर्म आती है कि धर्म की राजनीति ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं। धर्म की राजनीति आपको पता चल गया होगा कि धर्म की राजनीति किस तरह से करते हैं। जब धर्म की राजनीति इनको कुछ पाने के लिए करना होता है तो कंपेयर कर लो श्रीलंका से और हमारे हिंदुस्तान में, जहां रावण का देश है, जहां राम का देश है। प्रभु राम के देश में आपने क्या कर दिया कि यहां पे लोग महंगाई से आत्महत्या करने लगे, और यहां डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी हो जाए, जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप जानते होंगे संदीप जी, हर चीजों का जरूरतमंद जो सामान होता है, जो हमारी नेसेसरी वस्तु होती है, उनके सबके दाम बढ़ जाएंगे। फिर आदमी अगर बेरोजगार होगा नहीं तो क्या होगा महंगाई में? पर क्या लोग करेगा? नहीं करेगा। नहीं, जो सरकार कहती है, एक मिनट अनुराग भदौरिया, एक मिनट अनुराग भदौरिया सुनिए, लोग अब गुस्से का इजहार या नाराजगी का इजहार प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं। लोग सरकार के इस नैरेटिव को मान रहे हैं क्या कि देश हित में ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन भी ट्वीट नहीं करते हैं कि भैया थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो, कि जी कितने का डालूं, कि 2-4 का छिड़क दो, आग लगानी है गाड़ी में। या अक्षय कुमार या अनुपम खेर वो बड़ी साइकिल पर चलने की बातें किया करते थे कि जी क्यों लेट आए, ड्राइवर ने बोला सर साइकिल पर आया, कि मैं मोटरसाइकिल कहाँ है, कि जी उसमें तेल डालने के पैसे नहीं है। आज लोगों की जेब में पैसे आ गए या वो समझा दिया सरकार ने कि ये देश हित में हो रहा है। देखिए नहीं संदीप जी, ये हिंदुस्तान में तानाशाही चल रही है। जिस तरह से डरे सहमे लोग हैं, ये क्या बात करेंगे बॉलीवुड वाले, ये तो सब बिके हुए लोग हैं, इनके मुंह में जवान कहाँ है? ये जवान खत्म कर दी गई है। ये तो फिर वही गाते हैं जो सरकार इनको इंस्ट्रक्शन देती है। पहली सरकार ऐसी है जो हर सेक्टर पे अपनी तानाशाही चलाना चाहती है, चाहे बॉलीवुड की हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे यहाँ पे दूसरे राजनीतिक विपक्षी दल हो, जिन पे ये ईडी और सीबीआई और पुलिस, जिस तरह से आप देखते हो उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह मुख्यमंत्री की भाषा शैली है, पेट में दर्द ठीक कर देंगे, हम ठोक ठाक देंगे। ये भाषा शैली जब आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर में, जब मुख्यमंत्री लोग ऐसी बातें करने लगे, जब प्रधानमंत्री जैसे लेवल पे इस तरह की बातें होने लगे, 2012 से 2017 और पहले की जो आपकी सरकारें थी, बड़ा राम राज्य चल रहा था। सपा के झंडे लगाकर लोग क्या किया करते थे, वो आपको ध्यान है ना, या याद दिला सकते काम के नाम पे हमारे नहीं कुछ नहीं क्या कर। अरे तो नहीं आपको भी ध्यान होगा कि मेट्रो हम नहीं बनाई है, एक्सप्रेसवे हम नहीं बनाई, ये भी ध्यान होगा। ये भी ध्यान होगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल समाजवादी की देन है। ये भी ध्यान होगा कि यहाँ पे स्टेडियम भी जो बनाए गए स्पोर्ट्स के समाजवादी का है। ये भी ध्यान होगा 1090 महिला का जो चलाया गया वो भी समाजवादी का है। ये भी ध्यान होगा कि 100 डायल को जो उन्होंने 112 कर दिया वो भी समाजवादी का है। ये भी ध्यान होगा कि बेरोजगारी भत्ता से लेकर महिला वृद्धा पेंशन भी समाजवादी देती थी। इन्होंने क्या किया? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर में हर जगह पे ये सिर्फ जाति धर्म के नाम की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप महंगाई पे तो चर्चा कर रहे हैं। दूसरे चैनल पे पता क्या चर्चा हो रही है? बटला हाउस चर्चा हो रही है। अरे बटला हाउस कब का घटना है? 2009 की घटना है। दूसरे चैनलों का नाम ठेका लेते हैं, ना कोई जिम्मेदारी लेते। लेकिन महंगाई पर आते हैं, 1 मिनट सिद्धार्थ जराबी, देखिए ये जो कीमतों में आग लगी हुई है, एक लॉजिकल करोलरी, एक नेचुरल करोलरी, मतलब दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। सरसों के तेल का मैंने जिक्र किया, 90 रुपए 95 रुपए से 150 रुपए आ गया है। प्याज की कीमतें भी 50-60 पर हैं। दालों की कीमतें अब शतक लगाती दिख रही हैं। तो ये महंगाई डायन के लिए टोटल अपॉर्चुनिटी है। अभी उतना विकराल नहीं हुआ है, पर हम एक विस्फोटक सूरत हाल में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? संदीप, अगर हम यही शो आने वाले जून में कर रहे हों, यानी ज्यादा नहीं, एक 3 महीने लगभग, यहां से 15 अप्रैल की आप डेट तय कर लीजिए आज के डेट में, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है उसमें एक ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखेगी। दूसरा, जो फ्यूल प्राइस इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन होती है वो क्योंकि बढ़ेगी, और जो मैं कंज्यूमर प्राइस बोल रहा हूं ये केवल फ्यूल प्राइसेस नहीं, बाकी सारे जो हम अपने कमोडिटी बास्केट है, हाँ, या जिससे हम अपनी महंगाई दर को एक स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते हैं, हाँ, उन सब में उछाल आने वाली है। सड़कें भरी हुई हैं, वही टाइप के जाम लग रहे हैं, किसी भी वस्तु की प्राइस घट नहीं रही है, प्राइस बढ़ाई जा रही है। कंज्यूमर आइटम्स में आप देखेंगे कि प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के इकोनॉमी वापस नॉर्मलाइज जो हो रही है उसका डायरेक्ट नतीजा इस फ्यूल प्राइस इंक्रीज के साथ बड़ा एक परिणाम आएगा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में, और
आखिरी बात जो इस विषय पे कहना चाहूंगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए केवल इकोनॉमिक विषय को लेके, कि इसके कारण जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने हमारा जो पैसे की जो इंटरेस्ट रेट थी उसको कम किया था पिछले कुछ समय में, उसको वापस होल्ड पे चले जाके क्या उल्टा कहीं रास्ता ना पकड़ लें और उससे एक दूसरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी पे लोन लेने के लिए संभावनाएं कम हो जाएंगी, अगर ले भी पाए कोई लोन तो उसकी रेट महंगी हो जाएगी। तो ये एक स्पाइरल हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बुरा। मैं थोड़ा और आसान कर दूं ताकि आप समझाएं इसे। ये बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है सिद्धार्थ, कि अभी जैसी हम अर्थव्यवस्था में थे और बाजार को, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो ब्याज दरें थी वो एक लगभग फ्लैट, वो लगातार नीचे आ रही थी और उनको फ्लैट रखा है आरबीआई ने। लेकिन अब बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है बाहर, रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, दबाव आएगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो कार का लोन सस्ता हो गया था, 6.25%, 6.5% पर होम लोन मिलने लगे थे, वो सारी चीजें फिर से महंगी होगी। यानी कि आम आदमी पर सिर्फ तेल, डीजल, पेट्रोल नहीं, या खाने पीने की चीजें या फ्रिज, टीवी वो महंगे नहीं होंगे, बाकी चीजें भी महंगी होने वाली हैं, दबाव बढ़ेगा। आप ये कह रहे हैं? केवल संदीप नए लोन्स नहीं महंगे होंगे। हम एक बात का जरा ध्यान दें, 70-80% फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं, मिडिल क्लास के होम लोन्स, वो महंगे हो जाएंगे। जो लोन ऑलरेडी सर्विस किए जा रहे हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, नए तो भूल जाइए। तो इंटरेस्ट रेट को हम कई बार ध्यान में ही रखते हैं और उसके कारण आप ये भी देखिए ना, अगर किसी के पास कुछ फिक्स डिपॉजिट बचा हो या किसी भी टाइप की सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो, उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। ये बड़ा एक घातक परिस्थिति है। और जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्हें पैसा चाहिए बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जिसके कारण रोजगार बन पाएगा, ये एक स्पाइरल है संदीप, इसमें घंटों बात की जा सकती है। नहीं, बहुत जरूरी है ये, आम आदमी को ये समझाना बहुत जरूरी है। हम टीवी चैनल वाले भी, जहां पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण और ये चीजें होती हैं, बड़ी तफसील से समझाते हैं। जो चीजें सीधे हमसे जुड़ी हैं उस पर हम तफसील में, गहराई में जाने को तैयार नहीं है। आलोक वत्स, जो सिद्धार्थ जराबी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं क्या? ये विशेष सर्कल में फंसेंगे। जो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी गति पकड़ती दिखाई दे रही है, फिर से जाम ना लग जाए, फिर से ब्रेक ना मारने पड़े। गलत कह रहे हैं क्या सिद्धार्थ आलोक? उनका डर स्वाभाविक है, पर इस बात को ध्यान में रखिए कि जब कोविड के समय सारा व्यवस्था ठप हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही एक तरीके से रुक गया था, तो चीजों के कीमत में इजाफा आया और उसका इम्पैक्ट फूड प्राइसेस पे पड़ा, जिससे कि महंगाई बढ़ी। ये मैं मानता हूं, लेकिन इसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, सिद्धार्थ कह रहे हैं जून आते आते देखिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो आम आदमी को हम महंगाई दर कहते हैं, महंगाई दर इतना बढ़ेगा, दबाव बनेगा। खाने पीने की चीजें, घर में इस्तेमाल होने वाले सामान ही नहीं, जो लोन हमने ले रखे हैं या लेने की हम सोच रहे हैं कि बड़े कम हो गए, कर्ज की दरें, वो सब फिर से बढ़ेंगी। ये उनका नजरिया है, उनका अनुमान है, वो कोई बिल्कुल दृढ़ता से नहीं कह सकते कि हाँ बढ़ेगा ही। दृढ़ता से लेकिन अब चीजें धीरे धीरे स्टेबलाइज होंगी, चीजें स्टेबलाइज होंगी और मुझे उम्मीद है कि चीजों के अब आगे भविष्य में कंट्रोल में आएंगे। देखिए, प्राइस, ब्याज दरें काफी सस्ती हो गई थी और अभी भी है, कोई बढ़ापा, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लास्ट कमेंट, 1 मिनट है सुप्रिया। चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी, यहां पर आलोक वत्स कह रहे हैं स्टेबलाइज हो जाएंगी। सिद्धार्थ जराबी रेड फ्लैग कर रहे हैं, तारीख बता रहे हैं जून तक ऐसे ही चलते रहे तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। महंगाई डायन की मार तब समझ में आएगी देश को। मोदी सरकार के लिए महंगाई डायन नहीं रही है, डार्लिंग हो गई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने चुपके से अपना चेहरा पेट्रोल पंप से हटा दिया। भैया मेरे ऊपर गुस्सा ना फोड़ो, बाकी लोगों पर फोड़ो। जिस बात की बात हो रही है शायद वत्स जी समझ नहीं पाए, कोर इन्फ्लेशन जो होता है, जिसमें ना फूड ना फ्यूल, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 6.5% पर था वो पिछली रीडिंग में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोर इन्फ्लेशन दिखाता है कि आने वाले समय में महंगाई कितनी लॉन्ग टर्म और कितनी ज्यादा होने वाली है। फ्यूल और फूड तो भूल जाइए, कोर इन्फ्लेशन में जो बढ़त आई है उससे बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और इसी को देखते हुए, भापते हुए मोदी जी ने अपना दमकता हुआ चेहरा
पेट्रोल पंप से गायब कर लिया है, लेकिन कोविशील्ड जब या जो कोविड की वैक्सीन लगेगी उसमें उनका चेहरा रहेगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सरकार ने मन बना चुनाव लिया है, आयोग ने सब्सिडी साफ नहीं दी साफ जाएगी, निर्देश जारी इसलिए कर दिया, नहीं 40,000 इस्तेमाल हो करोड़ की सकती वोटें। सब्सिडी अब घट के 12,000 करोड़ की हो चुकी है। बात पूरी कीजिए अपनी। 12,000 करोड़ कर दिए सब्सिडी पिछले साल से इस साल घटाकर फ्यूल सब्सिडी। 40,000 करोड़ उसका क्या थी। मतलब है कि ये सब्सिडी नहीं देंगे सिलेंडर पर? 40,000 सिलेंडर का करोड़ थी मार्केट पिछले और साल, पेट्रोल 12,000 प्राइस करोड़ नहीं रुपए रहेगा, रह कोई सब्सिडी नहीं रहेगी। 12,000 करोड़ है इस बार की। हाँ 40,000 करोड़ थी पिछली दफा। जी तो हाँ। यहां पर देखिए जीडीपी में तो आग लगी हुई है, लेकिन जो असल जीडीपी है, ये गैस डीजल पेट्रोल की बात है, असल जीडीपी जो अब थोड़ा उबार लेती दिख रही है, महंगाई के चलते, महंगाई डायन के चलते फिर से उस पर दबाव ना आए, ये सरकार को सोचना होगा। क्योंकि सरकार हम चुनते किस लिए हैं? देश को चलाने के लिए, नीति निर्धारण के लिए। तो ये काम सरकार का है, सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना होगा। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर,